सभी गणमान्य अतिथियों एवं वक्ताओं को मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जिन विद्वान वक्ता को आमंत्रित करने जा रही हूँ, वे योग दर्शन के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम हैं, डॉक्टर कामता प्रसाद साहू जी। आप वर्तमान समय में देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के मानव चेतना एवं योग विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आपने योग विषय में एमए तथा पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की हैं और विशेष रूप से पतंजलि योग सूत्र तथा योग दर्शन के गंभीर अध्येता एवं कुशल व्याख्याता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आपका शिक्षण अनुभव 17 वर्षों से भी अधिक का है। आपने स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी स्तर पर विद्यार्थियों को योग के शास्त्रीय, व्यवहारिक और आध्यात्मिक पक्षों की गहन शिक्षा प्रदान की है। साथ ही योग को एक समग्र जीवन शैली और चेतना के जागरण का साधन मानने की आपकी दृष्टि अत्यंत प्रेरक है। मैं डॉक्टर कामता प्रसाद साहू जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने विचार हमसे साझा करें। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और इस ऑनलाइन वेबिनार में हमारे जुड़े हुए सभी सहपाठीगण, मित्रगण, सभी श्रोता बंधुओं को सादर अभिवादन। आज की इस वेबिनार में योग की विधाओं को लेकर के जिस प्रकार से परिचर्चा की जा रही है, निश्चित रूप से हमारी उस प्राचीन धरोहर में जो ज्ञान विज्ञान छुपा हुआ है, इसे आज चिंतन करने की आवश्यकता है। और आदरणीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री महोदय जी ने जिस प्रकार से योग को विश्वव्यापी बनाया है, और इस योगा डे 21 जून के कार्यक्रम को लेकर के एक पूरे देश, पूरे विश्व में एक जो माहौल बनता है ना, यह एक अद्भुत है। और जो कहना चाहिए कि जो प्रैक्टिस तो करते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन उस प्रैक्टिस के साथ साथ में थोड़ी सी उनके अंदर में जो निष्क्रियता आ चुकी होती है, तो ये जो निष्क्रियता है ना, वो और सक्रियता में बदल जाती है। तो इसी संदर्भ में अगर हम आज देखें कि योग किस प्रकार से हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण में यह एक सहयोगी है। हम आज के समय में बहुत सारी विधाओं को अपनाते हैं अपनी स्वास्थ्य के खातिर और अपनी प्रसन्नता के खातिर, लेकिन जो सरल है, सहज है, जो उपलब्ध है, उसके प्रति हम अनदेखा कर देते हैं। तो आज हम इसी पर विचार रखने की मैं कोशिश करूंगा। आप सब हम जानते हैं कि हमें जो मॉडर्न साइंस का मानना है कि अगर आज हमें स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है और खुशहाल जिंदगी जीनी है, तो वो कहते हैं कि 3 कंडीशंस का होना आवश्यक बताते हैं, है ना। तो जो पहला कंडीशंस है वो ये है कि जो भी हम भोजन करते हैं, वो भोजन हमारा पच जाए, भोजन का पाचन। और दूसरा है प्रचुषण, इसी के अंतर्गत ही है भोजन के पाचन, प्रचुषण और प्रदाय। भोजन पच जाए, ऑब्जर्व हो जाए और पूरे शरीर में रेगुलेट हो जाए, ये पहला कंडीशन है। ये मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग हमें प्रसन्न रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, खुशहाल जीवन जीने के लिए ये कंडीशंस बताते हैं। और दूसरा बताते हैं कि जो दूषित पदार्थ है उसका प्रॉपर निष्कासन हो जाना चाहिए, ठीक है। और जो तीसरा जो इसका आधार है वो ये है कि जो भी हमारी नस नाड़ियां हैं, उस नस नाड़ियों का स्वस्थ और निर्बाध कार्य, बाधा रहित कार्य हो, स्वस्थ हो, किसी प्रकार की बैरियर ना हो। तो तीनों कंडीशंस को यह योग किस तरह से फुलफिल करती है ना। तो पहला जो कंडीशंस था कि भोजन के पाचन, प्रचुषण और प्रदाय, तो जब हम भोजन की घटक तत्व की बात करते हैं ना, तो इसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, मिनरल्स, ये सब आते हैं। तो कहते हैं कि इसमें खाद्य और पेय पदार्थ से ये हम इसे प्राप्त करते हैं। तो इसमें प्राण वायु को छोड़ करके ये हमें खाद्य और पेय पदार्थ से मिलते हैं। और इस भोजन के लिए बताते हैं कि इसके लिए क्वालिटी और क्वांटिटी आवश्यक नहीं है कि ज़्यादा गुणवत्ता वाली चीज़ों को हम खाएं और ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करें, बल्कि आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है कि जो हमारे क्षुद्रांत हैं, जो आते हैं, उसका सशक्त कार्य हो, है ना।
तो कहते हैं कि जो आते हैं हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारी उदर गुहा में लटकी हुई स्थिति में है। इसके सशक्त आधार इसके बलिष्ठ मांसपेशियां हैं। जब ये मांसपेशियां ढीली होती हैं, कमजोर पड़ती हैं, तो क्या होता है, अंगों के उतरने की समस्या आती है, नाभि के पदच्युत होने की समस्या आती है, गर्भ के पदच्युत होने की समस्या आती है, और तोंद निकलने की समस्या आती है, मध्य प्रदेश का विस्तार हो जाता है। ये सब तमाम कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए प्रकृति जो है ऑटोमेटिक एक प्रोसेस से इसमें मूवमेंट की क्रियाएं करती रहती हैं, मर्दन की क्रियाएं होती रहती हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो पेट हमारा बाहर होता है, जब श्वास छोड़ते हैं तो अंदर। इस तरह से मर्दन की क्रियाएं होती रहती हैं। लेकिन आज की इस अनियमित लाइफ स्टाइल की वजह से आज हमारी जो जीवन शैली है ना, वो पूरी तरह से उलट गई है। तो किसी कारणवश इसमें दोष आ जाने से, इसमें जब हम इन्हीं मूवमेंट को जो प्रकृति कर रही है, श्वास हम लेते हैं तो पेट ऊपर होता है, छोड़ते हैं तो नीचे, तो इस मर्दन की क्रियाओं को जब हम थोड़ी देर के लिए, जब हम भुजंग आसन करते हैं और शशांक आसन करते हैं, भुजंग शशांक आसन, तो वो जो नेचर से जो हो रही होती है उसमें हम थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं। और इसके सपोर्ट का फायदा, लाभ ये मिलता है कि जो हमारी मांसपेशियां जो ढीली पड़ रही थी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो वीक हो रही थी, उसको हम स्ट्रांग कर देते हैं। इसी क्रम में जस्ट हम ट्विस्टिंग के आसन करते हैं, जैसे कि हम तिर्यक भुजंग आसन करते हैं, या सिटिंग पोज में हम वक्रासन करते हैं, अर्धमसंद्रासन करते हैं। तो वही क्रियाएं सहजता से इन आसनों के माध्यम से हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम देखें कि अगर हम जो पहला कंडीशन भोजन का पाचन, प्रचुषण और प्रदाय था, तो इससे जो प्राण वायु है, तो आप जानते हैं कि पंच प्राण हमारे शरीर में क्रियाशील है और 5 उप प्राण हैं। तो प्राण अपान समान उदान व्यान, तो प्राण तो हमारे हृदय क्षेत्र में है, समान हमारी नाभि में है, और अपान हमारे निष्कासन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उदान हमारे गले में है विशुद्धि चक्र में, और व्यान हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट है। तो इन 5 प्राणों में संतुलन स्थापित करने में ये जो हमने थोड़ा सा प्रयास क्या किया, हमने थोड़ा सा भुजंगासन किया, थोड़ा सा शशांक आसन किया, इतने में ही इनकी सक्रियता बढ़ जाती है। और जो दूसरा कंडीशन है कि जो दूषित पदार्थों का निष्कासन, तो जब हम इस अभ्यास को सुबह पानी पी के करते हैं, जैसे ताड़ासन करते हैं, दीर्घ ताड़ासन करते हैं, कटी चक्रासन करते हैं, या लेट करके मुद्राकर्षण की प्रैक्टिस करते हैं, या फिर जब हम भुजंगासन की मूवमेंट करते हैं, तो इन आंतों पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है। इसके साथ साथ जो हमारी मर्दन की क्रियाएं होती हैं, आंतों में मूवमेंट होती हैं, और जो निष्कासन की प्रक्रियाएं है ना, वो भी प्रॉपर होती है। और तीसरा जो कंडीशन है वह है नाड़ी संस्थान को स्वस्थ और निर्बाध कार्य। तो इस नाड़ी संस्थान को स्वस्थ और निर्बाध बनाए रखने के लिए जो ज्वाइंट्स मूवमेंट है, जैसे हम पवन मुक्तासन सीरीज कहते हैं, सीरीज 1, 2, 3, तो जो ज्वाइंट्स मूवमेंट है, तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों का जाल बिछी हुई है, और उसकी 2 मुख्य नाड़ियां इड़ा पिंगला नाड़ियां हैं, जिसे हम लेफ्ट राइट नोस्टिल बोलते हैं। तो एक शीतलता का प्रतीक है, एक उष्णता का प्रतीक है। अगर ये दोनों में सामंजस्य ना हो तो हम असंतुलित हो सकते हैं, हम दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। अब इन्हीं को संतुलन करने के लिए कई प्रकार के टेक्निक्स हैं। स्वरयोग चिकित्सा पद्धति आज चलन में आ गया है। इसी तरह से नाड़ी विज्ञान आ गया है, जो ईड़ा पिंगला नाड़ियों को बैलेंस करके इसको स्वस्थ करने की तकनीकें विकसित हो चुकी हैं। लेकिन जब हम जो ज्वाइंट्स मूवमेंट करते हैं, तो जैसे कि आप ऐसे समझिए कि जैसे नाली है, तो नाली में अगर हम कचड़ा फंसी हुई है और अब पानी को छोड़ेंगे तो पानी कहीं की कहीं बिखर जाती है। लेकिन अगर उसी कचड़े को हम हटा दें और पानी छोड़ें तो जहाँ गंतव्य तक पहुंच जाती है पानी। उसी तरह से जो हमारी नस नाड़ियां हैं हमारे पैरों में, हाथ में, उनको जब हम मूवमेंट देते हैं ना, तो उनमें एक सक्रियता आती है, वह एक रिसेप्टिव बनता है और उसकी रिक्वायरमेंट क्रिएट होती है। और जहाँ जहाँ जब हम जिस अंगों में काम लेते हैं ना, वहाँ प्रकृति अपनी सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ा देती है, और वहाँ वो क्रियाएं इतनी सहजता से हो जाती है कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। जरा सा हमने मेहनत किया और थोड़ा सा समय दिया, इतने में हम इतने बड़े लाभ उठा लेते हैं। अब ये तो हो गया कि मॉडर्न साइंस का ये जो कहना था कि स्वस्थ बने रहना है, खुशहाल जिंदगी जीना है, प्रसन्नता को प्राप्त करना है, तो वो 3 कंडीशंस बताते हैं। देखिए तीनों कंडीशंस कैसे फुलफिल हो रही है।
कि भोजन की पाचन, प्रचोषण और प्रदाय को हम प्रॉपर कर देते हैं। जो दूषित पदार्थ है उसको प्रॉपर निष्कासन कर देते हैं। और तीसरा नाड़ी संस्थान है ना, उसको स्वस्थ और निर्बाध कर देती है। अब दूसरा रीजन से आपको मैं बताता हूँ कि आज चिकित्सा की जो तमाम पद्धतियां हैं स्वस्थ रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, तो अगर हम एलोपैथी के शरण में जाते हैं ना, तो एलोपैथ भी उसको ठीक कर देते हैं। आयुर्वेद के शरण में जाते हैं तो कहते हैं कि वात पित्त कफ, इसमें जो विषमता है ना, ये कारण बताते हैं। तो जितनी भी पद्धतियां हैं, वो पद्धतियों की अपनी अपनी एक थ्योरी होती है, उसी थ्योरी पर काम करती है। और अगर हम नेचुरोपैथी के शरण में जाते हैं अपनी थेरेपी के लिए, अपने स्वस्थ रहने के लिए, तो वो उस डिसऑर्डर का कारण क्या मानते हैं? वो टॉक्सिन्स को मानते हैं, विजातीय तत्व को। उसके लिए वमन, विरेचन या षटकर्म की विधा अपनाने की प्रक्रिया अपनाते हैं। अगर हम योग विज्ञान के शरण में जाते हैं ना, तो योग विज्ञान क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि हमारे जितने भी हमारे जो अ, दुखी होने के कारण है, और जो प्रसन्न नहीं रहते हम, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, तो उसके कारण मानते हैं प्राणिक बैरियर, प्राणिक बैरियर को। अब यहाँ पर प्राण शब्द आया है तो इसे हमें समझना पड़ेगा। प्राण किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि प्राण का मतलब है कि जीवनी शक्ति और प्रतिरोधक शक्ति। इसी प्राण को विभिन्न रूपों में जाना गया है। इसे मनोबल कहते हैं, आत्मबल कहते हैं, विश्वास कहते हैं, साहस कहते हैं, धैर्य कहते हैं। अब ये जो विश्वास, साहस, मनोबल, ये बढ़ता कैसे और घटता कैसे है, तो इसे जानना बहुत जरूरी है। तो ये घटता वहीं पर है जहाँ हम चोरी, डकैती, व्यभिचारी, घूसखोरी, भ्रष्टाचारी करते हैं ना, वहीं पर हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जैसे कि कहीं अगर हम कहीं से बड़े ओहदे पर हैं और हम किसी से रिश्वत लेते हुए कहीं हम कैमरे की नज़रों में आ गए, और उन्होंने उस क्लिप को हमें थोड़ा दिखा दिया कि ये जो क्रियाएं हुई है ये रिकॉर्डिंग में आ गई है, अगर हम इसको थोड़ा सा वेबसाइट या हम सोशल मीडिया में डालने की जरूरत है। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इतने में उनकी ना नींद भंग हो जाएगी, रात की निद्रा उनकी भंग हो जाएगी। जो भी उन्होंने भोजन कर लिया है ना, उसका डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। वो उनके अंदर अंदर कोई ऐसे ये जो एक कीड़ा है जो लकड़ी को खोखला कर देता है, उसी तरह से वो खोखले होते जाएंगे। उनको पता नहीं चलेगा कि उनको अंदर में क्या हो गया। ये कैसे हो गया? उत्साह, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, मनोबल डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने चोरी डकैती जो कर ली, है कि नहीं? अब ये बढ़ता कैसे है? तो कहते हैं कि ये बढ़ता तभी है जब हम सही जीवन शैली अपनाते हैं और सही अपने कार्य को प्रॉपर वे में करते हैं, अपनी समझदारी से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, जिम्मेदारी पूर्वक करते हैं, बहादुरी के साथ में करते हैं। तो योग विज्ञान इसमें कैसे हमें हेल्प करने की बात करते हैं। तो देखिए कि अगर इन प्राणिक बैरियर को अगर हमने प्रॉपर नहीं किया, तो हमारे अंदर में तमाम डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं। यही प्राण हमारे शरीर में, समान नामक प्राण हमारे नाभि में डाइजेशन के रूप में यह सक्रिय है, क्रियाशील है, और अपान निष्कासन के रूप में है। तो जब पाचन प्रॉपर नहीं होता ना, तो उसका निष्कासन भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। जहाँ निष्कासन नहीं हुआ, तो वहीं पर कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा। तो कूड़ा इकट्ठा हुआ मीन्स नेचुरोपैथी के सिद्धांत लागू हो गया। ये कह रहे हैं कि स्वस्थ बने रहना है तो आप प्राकृतिक चिकित्सा कराइए, मिट्टी की पट्टी लगाइए, जल थेरेपी करवाइए, अग्नि तत्व की प्रधानता को एक्टिवेट करिए। ये उपाय करने लगते हैं टॉक्सिन्स को। अगर इन कूड़ा को अगर दूर नहीं किया, तो यहाँ पर कीड़ा पनप जाएंगे। तो इसी कीड़ा को एलोपैथी का क्या सिद्धांत है? ये कहते हैं कि जितने भी हमारे जो रोग समस्याएं हैं, उनके कारण जीवाणु और विषाणु हैं। तो वो जीवाणु विषाणु को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके ऊपर में स्प्रे मार देते हैं, उसके ऊपर में कोई केमिकल वाले टैबलेट खा लेते हैं, और कूड़ा वहीं का वहीं रहता है, और वो कीड़ा को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा ये कहते हैं कि उस कूड़ा को ही निकाल बाहर करो। जबकि वही योग विज्ञान क्या का कहना क्या है कि उस प्राण को एक्टिवेट कर दो। वह समान नामक प्राण, अपान नामक प्राण, इनकी निष्क्रियता की वजह से ये जो हमारी ऑर्गन है, इनका जो फंक्शन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशंस को ये कैसे हम उस फंक्शंस को एक्टिवेट करें? तो सहज रूप से कर सकते हैं, जीवन शैली के माध्यम से कर सकते हैं। तो जीवन शैली में सबसे पहले शुरुआत होती है कि हमें रात्रि शयन और जागरण,
तो जागरण के बारे में बताते हैं कि यत पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड है वही पिंड रूप में शरीर ही एक ब्रह्मांड है। और जिस प्रकार से ब्रह्मांड का जागरण होता है ना, उसी तरह से हमारा पिंड शरीर का जागरण होता है। अर्थात सूर्योदय के काल में, ब्रह्म मुहूर्त में, ये कह सकते हैं कि 3:30, 4, 5 बजे का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। बताते हैं कि उस समय सबसे पहले हमारे शरीर का जो जागरण होता है ना, वो हमारे नाभि चक्र का जागरण होता है। और नाभि का संबंध निष्कासन तंत्र से संबंधित है और उसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है। हम तो सोए होते हैं बेखबर, लेकिन शरीर की जो ऑर्गन है वो एक्टिवेट हो चुकी होती है। फिर वहां से क्या होता है कि वहां पे गैस बनती है और वही गैस धीरे धीरे हमारे शरीर के मन मस्तिष्क में छाने लगती है और हम सोचते हैं कि वाह क्या गजब की नींद आ रही है। उस समय उस समय एक प्रकार से प्रकृति माता जो है ना, वरदान लेके घूमती रहती है। जो सोने वाले होते हैं ना, उनको थपकी लगा के सुला भी देती है, और जो जागने वाले होते हैं ना, उनको अनुदान और वरदान से भर देती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें कम से कम सूर्योदय से 1 घंटा पहले, कम से कम 5 बजे तक हम उठ जाएं। और उस समय तो गैस बनने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और उस समय हमारी रिक्वायरमेंट भी घट चुकी होती है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए कि तुरंत उषा पानी पानी पीना चाहिए मौसम के अनुसार से। अगर गुनगुना पानी पी लें हमेशा तो और अति उत्तम। और भरपेट पानी पिए, 1 गिलास 2 गिलास जितनी क्षमता है। उसी में हम थोड़ा सा आसन, हम ताड़ासन, तीरक ताड़ासन और कटी चक्रासन को जोड़ देते हैं ना, तो जिस उद्देश्य के लिए हमने पानी को पिया है वो पानी हमारे आंतों में पहुंच जाती है और सबसे पहले हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को क्लीन करती है। हमारे आलस्य को, प्रमाद को, निद्रा को, तंद्रा को दूर करती है और हम एक ताजगी फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं। उसी बीच में अगर हम समय रहते उठ गए हैं, 4 बजे उठ गए हैं माना कि, और पानी पी लिए हैं तो जल्दी फ्रेश हो जाएंगे, तो हमारे पास समय ही समय है। अब उस समय का हम सदुपयोग ये कर सकते हैं कि उसी समय हम झटपट स्नान भी कर लें। स्नान करते ही हम इतनी विद्युत ऊर्जा से सतेज हो जाते हैं, क्योंकि जल में एक विसिवा नामक तत्व पाई जाती है जो हमारे शरीर को एक रिचार्ज कर देती है, सक्रिय कर देती है। अब स्नान कर लिए हैं तो 50% जो डलनेस है, लेजीनेस है, उस पर हम यूं ही कमांड कर लेते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास अभी भी समय है और हमारे पास घूमने के लिए कहीं जगह है, तो हम थोड़ा रनिंग के लिए निकल जाएं। तो टहलते हैं तो क्या होता है, पानी पिया है, जल तत्व को हम ऑटोमेटिक बैलेंस कर रहे हैं। और जब हम फास्ट चलते हैं ना, तो अग्नि तत्व की प्रधानता बढ़ जाती है। और अगर कहीं मिट्टी के टच में आते हैं, ग्राउंड में बिना चप्पल के अगर हम वहां स्लीपर के चलते हैं, तो मिट्टी तत्व को हम यूं ही ऑब्जर्व कर लेते हैं। और लंबी गहरी श्वास हम यूं ही चलने के दौरान हमारी जो श्वास की गति तेज हो जाती है, वायु तत्व को बैलेंस कर रहे होते हैं। खुला आसमान, वहां पर हम आकाश तत्व को प्राप्त कर रहे होते हैं। तो ये जो पांचों तत्व है, उस तत्वों को हम यूं ही बैलेंस कर लेते हैं, जबकि प्रकृति इसको ऑटोमेटिक बैलेंस कर रही है। लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं ना, तभी जाके हम प्राकृतिक चिकित्सा के शरण में जाते हैं, तभी हम आयुर्वेद के शरण में जाते हैं, तभी हम अन्य मेडिसिन लेने की कोशिश करते हैं। जबकि योग क्या है? योग एक जीने की कला का नाम है। जीने की कला का मतलब होता है कि कला और कलाकार। तो कला, जैसे कि कोई बच्चा साइकिल चलाता है ना, तो बार बार गिरता है लेकिन धीरे से संभल जाता है। फिर वो भीड़, जब कोई नहीं रहता, सुनसान जगह में वो अकेला चलाता है, मस्त चलाता है फ्री में। फिर इसके बाद में वो धीरे धीरे मार्केट में भी चलाने लगता है। फिर एक कंडीशन ऐसे आती है कि वो भीड़ में भी चला लेता है और हाथ छोड़ के चलाने लगता है। तो हम कहते हैं कि वाह क्या कलाकार है। उसी तरह यहाँ पर योग एक कला है। कला का मतलब ये है कि इस दुनिया में हम रहेंगे और उलझेंगे भी और सुलझेंगे भी। ये सुलझना हमारा कला है, कलाकार है, कलाकारी है। तो कला का मतलब क्या है कि अगर अगर कहीं हमें ठंडी लगी है, तो हमें क्या करना चाहिए, कंबल ओढ़ लेना चाहिए, स्वेटर पहन लेना चाहिए, शाल ओढ़ लेना चाहिए। और अगर कहीं हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो एक टाइम के भोजन को हमें बंद कर देना चाहिए। जिस विचारों से परेशानी है उसे हमें सोचना बंद कर देना चाहिए। ये क्या है? ये कला है, ये आर्ट है। इसलिए योग एक जीवन को जीने की कला का नाम है। तो सुबह से लेकर शाम तक की जो जीवन है उसे दिनचर्या कहते हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने स्वधर्म के पालन करना चाहिए। जैसे कि कोई माँ है तो अपना माँ का स्वधर्म है, पिता है तो अपना पिता का स्वधर्म है, भाई है तो भाई का स्वधर्म है, और बहन है तो बहन का स्वधर्म है।
तो इस स्वधर्म की पालन करने में कोई भी कठिनाइयां आती है ना, तो उसको सहर्ष स्वीकार कर लेने का नाम तप है। और उसको जब हम तप बना लेते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? पतंजलि कहते हैं, कायंद्रीय शुद्धि सिद्धि क्षया तपसा, शरीर की, मन की, इंद्रियों की अशुद्धि दूर हो जाती है। अब आप देखिए कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कोई कोई पिता रिक्शा को खींचता है, गर्मी में खींचता है, बरसात में खींचता है, खुश होकर खींचता है। ये नहीं होता है परेशान कि मैं यहाँ पर रिक्शा चला रहा हूँ। वो कहता है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहा हूँ, मैं अपनी दायित्व को निभा पा रहा हूँ। इसी तरह से माँ अपनी उस लकड़ी के चूल्हे में अपने वो खाना बना रही होती है, वहां पर उस धुएं वाले चूल्हे में आजकल तो मोदी जी की विशेष अ, एक प्रकार से योगदान से आज हर किसी को, हमारे गरीब माताओं बहनों को सबको गैस सिलेंडर भी उपलब्ध हो गया है, सब्सिडी में उनको मिलने लगा है। तो आज हम बहुत उन्नत अवस्था में हैं। तो यहाँ हम अपनी जो कला है, उस कला को कलाकारिता के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो हम अपने स्वधर्म का हमें पालन करना चाहिए। तो हम क्या बन जाएंगे? कलाकार बन जाएंगे। कहते हैं कि हम नाव जो है ना, नदी में ही रही, लेकिन नदी नाव में ना आ जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। यही कर्म की कुशलता है। और हम संसार में रहेंगे, संसारिकता में कहीं संसारिकता हमारे ऊपर में हावी ना हो जाए, हम दुख में दुखी भी हों और सुख में सुखी भी हों, पर विचलित ना हो। विचलित होना ये क्या है? यही है समस्या। अर्थात डिप्रेशन में चले जाना, तनाव में चले जाना, फोबिया में चले जाना। दुखद पल है तो हम रो लें, जी भर के रोएं, और मन करे तो 12 बजे रात को उठ के फिर से रोने लग जाएं, हल्का तो हो जाए कम से कम। सुबह सुबह हम फिर रो रहे हैं, क्या करें, मन भरा हुआ है कि नहीं? और अगर कहीं हम प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो हम पार्टी शार्टी भी कर लें, लोगों को बुला लें, और लेकिन हिसाब किताब करें तो ये बौरा ना जाए, इस बात का हमें ध्यान रखें। तो ये जो चीजें हैं ना, यही कला है। तो योग की जो दर्शन पक्ष है, वो हमें यही बताता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। यह उसकी एक कला है। और इस कला को प्राप्त करने के लिए इतने सारे साधन के पद्धतियां हैं। उन पद्धतियों में हठयोग एक पद्धति है, राजयोग एक पद्धति है, ज्ञान योग एक पद्धति है, भक्ति योग एक पद्धति है, और कर्म योग एक पद्धति है। मैं बहुत ब्रीफ में, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनको ब्रीफ में थोड़ा सा बात को रखने की कोशिश करूंगा। जैसे कि कर्म योग है, तो कर्म के बारे में कहते हैं कि कर्म क्या है। तो कर्म शब्द क्रिय धातु से बना है, जिसका मतलब होता है क्रिया। अब क्रिया में जब भाव जुड़े तो बन जाता है कर्म, और उस कर्म का परिणाम सुनिश्चित मिलेगा ही मिलेगा। अगर आसक्ति है तो बंधन के कारण बनेगा, और आसक्ति रहित कर्म है तो वह मुक्ति के कारण बन जाएगा। तो उसके लिए शास्त्रों में कर्म की ये विधान बताया गया है कि कर्म 4 प्रकार के होते हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म। नित्य कर्म का मतलब डेली रूटीन के कर्म। तो डेली रूटीन में क्या है? अर्ली मॉर्निंग, सुबह जागरण करना है, उषा पान करना है, और अपनी शौच क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके योगाभ्यास करना है, कुछ जब ध्यान करना है अपने इष्ट आराध्य को, और अपनी जो भी सहज रूप से घर में उपलब्ध है, नाश्ता भोजन जो भी, और अपने ड्यूटी कर्म के लिए निकल जाए। ये कर्तव्य कर्म है, ये करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हमें समाज से पीड़ा मिलेगी, ऑफिस से पीड़ा मिलेगी, घर परिवार वाले टोकेंगे, बिना मतलब के दुख को प्राप्त करेंगे, है कि नहीं? ये नित्य कर्म। नैमित्तिक, कोई निमित्त आ गया, किसी की एक्सीडेंट हो गया तो उसको लेके हॉस्पिटल जाना जरूरी है, कोई अतिथि आ गए मेहमान, उनकी खातिरदारी भी करनी जरूरी है। ये क्या है? ये नैमित्तिक कर्म है। ये नहीं करेंगे ना तो हमें आत्मग्लानि होगी। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें करनी चाहिए, लेकिन हम उन्हें नहीं किया, परेशान हो जाएंगे। इसी तरह से काम में कर्म, कामनाओं की पूर्ति के लिए, जैसे बच्चे लोग हैं, अच्छे नंबर पास होना है तो उनके लिए अच्छी स्टडी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। हमें अपनी वैभव को, संपन्नता को बढ़ानी है तो हमें बिजनेस करनी पड़ती है, नौकरी करते हैं, तमाम प्रकार के अपनाते हैं, रोजगार के साधन अपनाते हैं। ये क्या है? ये कामनाओं की पूर्ति के लिए है। और तीसरा है प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित में अगर कहीं हमने किसी को नुकसान कर दिया है तो उनकी हम क्षतिपूर्ति कर दें, अर्थात उसकी भरपाई कर दें। अगर लगता है कि क्षतिपूर्ति के लायक नहीं है तो हम उसको सॉरी बोल दें। अगर वो सॉरी के लायक भी नहीं है, उसमें काम नहीं बनने वाला है, तो हम सच्चे मन से पश्चाताप कर लें कि हमें अब दोबारा इस तरह से हम रिपीट नहीं करेंगे।
तो ये जो व्यवहारिक लेवल पर कर्मयोग से तात्पर्य है कि जो भी, जैसे गीता में कहा गया है ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम कर्म किए बिना एक पल भी नहीं रह सकते। हमें कर्म करनी, तो कैसे कर्म करें? वाणी, योग में स्थित होकर कर्म करें। और योग में स्थिति का मतलब क्या है कि बुद्धि युक्त जहां ते हो उभे, समबुद्धि में युक्त होकर और अपने स्वधर्म के पालन, अपने कर्तव्य कर्म को हम करें। तो बहुत ही क्या करेंगे विनम्रता हम? पूर्वक सर, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। कृपया अपने वक्तव्य को आप अब समेट लें, क्योंकि हमें समय की भी सीमा को देखना है। बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत ही ब्रीफली 1 मिनट में मैं इसको मैं फिनिश करता हूँ। तो कहते हैं कि कर्म तो हमें करना ही करना है। तो हमें कैसे करना चाहिए? जब हम कोई भी कर्म को प्रेम से करते हैं ना, तो ये क्या बन जाता है? ये भक्ति बन जाता है। जब हम सोच समझ के करते हैं, उचित अनुचित को ध्यान में रखते हैं, तो यह ज्ञान योग बन जाता है। और जब हम बिना फ्रस्ट्रेट, बिना एग्रेशन के करते हैं ना, तो यह बन जाता है कर्म योग बन जाता है। इस तरह से हमारे जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तीनों लेवल को हमें हेल्दी बनाए रखना है, प्रसन्नता प्रदान करनी है। तो हमें हमें इन तीनों सिद्धांतों को जानना पड़ेगा, योग को। और हम अपने व्यवहारिक जीवन में इस सहज रूप से हम जी ही रहे हैं। बस इसको थोड़ा सा जो सिद्धांत है उसको सही तरीके से शास्त्रों से हमें समझने की आवश्यकता है और अप्लाई करने की आवश्यकता है। ठीक है, और इस तरह से हम अपनी वेलबींग को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद तो सर। आपके विचारों के लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपने योग दर्शन के गूढ़ पक्षों को जिस सहजता और गहराई से प्रस्तुत किया, वह हम सभी के लिए अत्यंत लाभकारी रहा। आपके चिंतनशील वक्तव्य के ने निश्चित रूप से हमारे ज्ञान और दृष्टिकोण को समृद्ध किया है। एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ हमारा पहला सत्र संपन्न होता है। इस सत्र के सभी वक्ताओं और श्रोताओं की सक्रिय सहभागिता के लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम थोड़ी देर में दूसरे सत्र की ओर अग्रसर होंगे। कृपया सभी विचार सुनने का अवसर प्राप्त होगा। हमारे अगले सत्र में जो वक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे वो हैं डॉक्टर रंजना गौहर जी, डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी, डॉक्टर प्रेम दवे जी, डॉक्टर केवल नायक जी। धन्यवाद।